बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों, आधुनिक तकनीकों और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेकर आते हैं। साथ ही मिलवाते हैं एक सफल किसान से भी। तो इसी सिलसिले को जारी रखेंगे विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के जरिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट मंत्रालय से। क्रेडिट विभाग किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करता है। ये विभाग कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय में वृद्धि के लिए कार्य करता है। इसके बारे में कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से क्या कुछ खास जानकारी दे रही हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की उप सचिव श्वेता सत्या। आइए देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, आप सब लोगों ने इस स्कीम के बारे में सुना होगा। ये सारे किसानों के लिए है। इस स्कीम का आज के डेट में जो बेनिफिट्स उठा रहे हैं वो 7.5 करोड़ फार्मर्स हैं। सारे किसान भाई इस स्कीम से जुड़ सकते हैं, चाहे वो पुरुष किसान हो, महिला किसान हो, आप किसी भी टाइप के किसान हो, आप इस स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं। ये स्कीम 1998 की स्कीम है जैसा मैंने बताया, बट इस स्कीम के अंतर्गत 2006-07 में संशोधित अनुदान ब्याज योजना आई थी। इस ब्याज योजना की कई सारी डिटेल्स हैं जो आज मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। इस स्कीम के अंतर्गत हम 3 लाख का लोन किसी भी फार्मर को दे सकते हैं। आप ये लोन किसी भी बैंक से जाकर ले सकते हैं। आप क्रॉप कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मच्छी पालन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप काम कर रहे हैं जो खेती से लिंक्ड है तो आपको ये ऋण मिल सकता है। अब इसमें अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको मिलता है 3 लाख तक का लोन, और अगर आप मच्छी पालन और पशुपालन कर रहे हैं तो आपको मिलता है 2 लाख तक का लोन। पर मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई सारे किसान सिर्फ ये सोचकर कि मुझे केवल क्रॉप्स के लिए मिलेगा, मतलब खेती के लिए मिलेगा और मच्छी पालन पशुपालन के लिए नहीं मिलेगा, आगे बढ़कर इस लोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सो मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप 3-4 एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका लिमिट 3 लाख तक का है, तो आप इस ऋण का उपयोग ज़रूर करें। दूसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने फसल कटाई की और आपको ये लगता है कि आपकी फसल सस्ती दामों में बेची जा रही है, आपको सही दाम नहीं मिल रहा है, तो आप वेयर हाउसिंग का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। WDRA जो एक गवर्नमेंट प्रमाणित इंस्टीट्यूशन है, उसमें कई सारे ऐसे वेयर हाउस हैं जहाँ पे जाकर आप फर्दर अपना लोन ले सकते हैं 6 मंथ्स के लिए। सो इस प्लेजिंग लोन का फ़ायदा भी आप सारे किसानों को उठाना चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर कोई आपदा आ जाए, नेचुरल कैलामिटी आ जाए, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। फ्लड, अर्थक्वेक, किसी भी चीज़ के आने से इस लोन की अवधि बढ़ाई जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से 1.6 लाख का लिमिट को, लैटरल फ्री लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको ये 2 लाख का लोन बिना किसी दस्तावेज दिए मिल सकती है। तो सोचिए, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सेगमेंट, सम्मेलन से प्रगति की ओर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भाग लेने के लिए ब्राजील में हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट।
जा सकता है। ब्राजील के सोयाबीन उत्पादन संयंत्र का अवलोकन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत में सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़ सके और केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी हम ब्राजील के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अभी ब्राजील से भारत सोया तेल आयात करता है, लेकिन इस पर भी हमने चर्चा की है कि इन्वेस्ट भी करें और सोया प्रोसेसिंग के प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। और सोया का तेल हो तो उसका निर्यात भारत से भी हो सकता है। न केवल सोया के क्षेत्र में बल्कि मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में भी यहाँ तो लगभग 100% मैकेनाइजेशन हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अनेकों विषयों पर चर्चा हुई है, भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की भी, और मिलकर तय किया है कि इन सारी संभावनाओं का दोहन करेंगे। सबसे पहले मैं भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। भारत की आज नहीं हजारों साल पहले से परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है। और भारत हमेशा से कहता चला आया जियो और जीने दो। तो उसी मंत्र को लेके कि हम सब एक हैं, सारी दुनिया एक परिवार है, उसी भाव से मैं आपके बीच आया हूँ। भारत में आज भी हमारी 45% पॉपुलेशन की आजीविका खेती से चलती है, कृषि पर निर्भर है और कृषि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और हम भारत में कहते हैं कि खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाते किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। टमाटर की खेती सहित यहाँ के सिंचाई के सिस्टम को देखा है। एक मशीन है, उसमें यूरिया का टैंक है, वो पानी में घोला जा रहा है और पानी में घोलकर पाइपलाइन के जरिए इसमें स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और इन स्प्रिंकलर से टमाटर में पानी दिया जा रहा है, जिसमें पहले से ही न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं। जितनी जरूरत है उतना ही पानी दिया जाता है। ये पूरा सिस्टम मैकेनाइज्ड है। साथ में पानी का टैंक बनाया है, उस टैंक से पानी लेकर आते हैं। वर्षा में उसमें जल इकट्ठा होता है और उस पानी को यहाँ स्प्रिंकलर जैसे जो रचना बनी है उसमें देते हैं, ताकि कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो सके। और पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम है। जितना पौधे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए और जितना पानी चाहिए उतना ही पानी जाता है। इस फॉर्म में आया हूं कृषि मंत्री जी के साथ। वो इसके यहाँ टमाटर की खेती हो रही है। मैंने यहाँ की सिंचाई के सिस्टम को देखा है। वो आप सामने खड़ा देख रहे होंगे, एक मशीन है, उसमें यूरिया का टैंक है। वो यूरिया पानी में घोला जा रहा है और पानी में घोल के इस पाइपलाइन के जरिए इसमें आप देखें कि स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और इन स्प्रिंकलर से इस टमाटर में पानी दिया जा रहा है, जिसमें पहले से ही न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं। जितनी जरूरत है उतना पानी ही दिया जाता है। पूरा सिस्टम ये मैकेनाइज्ड है। पास में पानी का टैंक बनाया है। उस पानी के टैंक से ये पानी लेके आते हैं वर्षा में, उसमें जल इकट्ठा होता है और उस पानी को यहाँ स्प्रिंकलर जैसी जो रचना ये बनी इससे देते हैं, ताकि कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो सके। और पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम है। जितना न्यूट्रिएंट चाहिए पौधे को और जितना पानी चाहिए उतना ही पानी जाता है। आइए अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सेगमेंट, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि इससे न सिर्फ किसान साथियों के समय की बचत होती है, बल्कि जो कार्य प्रणाली फसल उत्पादन के लिए अपनाई जाती है उसकी दक्षता भी बढ़ती है। लेकिन इस दौरान किसानों को अपने कृषि यंत्रों की अच्छी तरह से देखभाल करना भी बेहद ही जरूरी है। आइए इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मौसम में हो रहे परिवर्तन से फसल को बचाने के लिए समय पर कटाई और मढ़ाई कर लेनी चाहिए, ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। किसान भाई अगर परंपरागत या पुराने यंत्रों से रबी फसलों की कटाई मढ़ाई का काम करते हैं तो इसमें कई तरह की मुश्किलें आती हैं। साथ ही समय व श्रम भी अधिक लगता है। आधुनिक कृषि यंत्रों से कटाई और मढ़ाई का काम करना ही किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होता है।
इन कृषि यंत्रों की सहायता से काम आसान हो जाता है, साथ ही समय व श्रम दोनों की बचत होती है। ऐसे में इन यंत्रों की उचित देखभाल और रखरखाव की जरूरत होती है। तैयार रबी फसलों की कटाई और मढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले कई यंत्र हैं, जिनमें स्वचालित कंबाइन हार्वेस्टर, स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर, ट्रैक्टर चलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर और ब्रश कटर प्रमुख हैं। इन आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार फसलों की कटाई मढ़ाई से लेकर गहाई, साफ सफाई, खरपतवार निकालना सहित दानों को एकत्रित करने का काम भी किया जा सकता है। ये सुविधाजनक उपकरण किसान भाइयों के काम को आसान बनाने में बहुउपयोगी हैं। ऐसे में कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव करना चाहिए, ताकि इन कृषि यंत्रों को कोई नुकसान न पहुंचे और वे बगैर खराब हुए लंबे समय तक खेती के कामों में इस्तेमाल किए जा सके। कटाई और मढ़ाई के कामों में उपयोग लाए जाने वाले इन कृषि यंत्रों को काम खत्म होने पर अच्छी तरह से पोंछकर और सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। काम से पहले और काम के बाद में यंत्रों के नट बोल्ट की जांच कर लें। इन यंत्रों के घूमने वाले हिस्सों में मोबिल ऑयल और ग्रीस जरूर डालें। साथ ही समय समय पर साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखें। जहां तक हो सके काम खत्म होने पर मशीनों को ढक कर रखें। किसान भाई अपने कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव करने से इन कृषि यंत्रों का बचाव करने में सफल हो सकेंगे और पूरे साल इन यंत्रों का इस्तेमाल खेती में कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे आज के सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। हमारे देश में बहुत से ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर, साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कार्य करते हुए कृषि क्षेत्र में अहम मुकाम हासिल किया है। आज वो दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से। ये बैलगाड़ी और ये रहट, इन्हें देखकर आपको पुराना जमाना याद आ गया होगा, लेकिन जब आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ आपको आधुनिकता और पुरानी परंपराएं एक साथ गुंथी हुई नजर आएंगी। ये विवेक चतुर्वेदी के खेत हैं और ये दोनों मशीनें उनके अद्भुत कृषि मॉडल का हिस्सा हैं। ऐसा मॉडल जो प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों से भी 2 कदम आगे है। इनका मॉडल सिर्फ रसायन मुक्त खेती की ही बात नहीं करता, बल्कि प्रदूषण मुक्त खेती को भी अपनाता है। इनके यहाँ बैलों से चलने वाला ट्रैक्टर है जो खेतों की जुताई भी करता है और दूसरे जरूरी काम भी, जबकि रहट फव्वारा सिंचाई पद्धति का हिस्सा है। बस इसमें मोटर की जगह बैल लगे हैं। विवेक को स्थानीय लोग गुड्डा भैया के नाम से जानते हैं। बीकॉम करने के बाद इन्होंने और शहर में अपना बिजनेस जमाया। अच्छी खासी कमाई हो रही थी और जिंदगी शहर की चकाचौंध में गुम थी। गांव पलरा डोडर में विवेक के पास 25 एकड़ जमीन है। कमाल की बात तो ये है कि इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड खेती ही नहीं थी।
शायद यही वजह रही कि पहले ही साल इन्हें जबरदस्त घाटा हो गया। वो इस बात से परेशान थे, एक दाना जब हजारों दानों को जन्म दे देता है तो फिर खेती में नुकसान क्यों हो रहा है। कारोबारी दिमाग ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि घाटे की वजह बेतहाशा लागत है। खेती के 7 अंग हैं। पहला बीज, दूसरा जुताई, तीसरा बिजाई, चौथा निराई, पांचवा खाद, छठा सिंचाई, सातवां कटाई और 8वां मड़ाई। ये 8 जगह किसान का पैसा बाहर जाता है। इसको जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने ये सोचा, और इससे तो किसानी कभी भी फ़ायदे में नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम एक ट्रैक्टर लाते हैं तो 5 साल में वो डेप्रिशिएट होके घट के वो 1/3 दाम 1/4 दाम का रह जाता है। लेकिन एक गाय पालते हैं तो 5 साल में 5 हो जाती हैं। जो उसको खिलाते हैं वो खाद होती है। इस तरह विवेक गाय आधारित प्राकृतिक खेती से जुड़ गए। इनके यहाँ गोबर गैस प्लांट लगा है और सोलर पैनल भी। गोबर गैस से बिजली बन रही है, चूल्हा जल रहा है और खेतों के लिए प्राकृतिक खाद भी मिल रही है। सोलर पैनल से स्प्रिंकलर जुड़ा है जो मुफ्त में सिंचाई कर देता है। धूप न होने पर स्प्रिंकलर चलाने की जिम्मेदारी बैलों पर ही होती है। जीवामृत को इसी स्प्रिंकलर के माध्यम से फसलों तक सिंचाई के साथ पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ कई ऐसे यंत्र मिल जाएंगे जो या तो हाथ से चलते हैं या फिर बैटरी से। तो कुछ भी हमारा जा नहीं रहा, बाहर से हम कुछ भी ले नहीं रहे। इसी प्रकार से हर अंग पे हमने काम किया। जैसे निराई एक बहुत बड़ा खर्चा है, सिंचाई एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो सिंचाई के कुछ साधन हमने बनाए। जैसे हमने एक ऐसा स्प्रिंकलर बनाया जो दाम में 1/3 से भी कम है। निराई एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत खर्चे का काम है। तो हमने बैटरी से चलने वाला हिंदुस्तान का पहला वीडर बनाया। उसके बाद सोलर पंप भी हमने लिया, सरकार से लिया, और उसको हमने मल्टी फंक्शनल बनाना शुरू कर दिया। यानी उसी से हमने अपना थ्रेशर चलाना शुरू कर दिया। उसी से हमने आटा चक्की, धान मिल, ये सब बनाने शुरू कर दिए। तो हम प्रोसेस करके माल को बेचने लगे, जिससे हमको अच्छे दाम मिलते हैं। विवेक के पास 30-32 गायें हैं और 2 जोड़ी बैल। इनसे रोजाना 300-400 किलो गोबर मिल जाता है। विवेक आसपास के बहुत से किसानों को जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जो खेती छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। विवेक के मॉडल ने उनके मन में नई उम्मीद जगाई है। लोगों में अब जागरूकता आ रही है। वो धीरे धीरे ही सही रसायन मुक्त उत्पादों को पसंद करने लगे हैं। केमिकल प्रभावों से मुक्त फसल के बाजार में अच्छे भाव मिल जाते हैं। सरकार भी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना चला रही है। इसके जरिए 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के आधार पर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल तक 12,200 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। इनमें से 2,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में सीधे किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। अब तक 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी खेती का रूप माना गया है। ऐसा रूप जिसका मकसद धरती को बचाने के लिए कार्य योजना पर अमल करना है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए देखते हैं कि एआई एंकर कृष आज हमारे लिए क्या खास जानकारी लेकर आए हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की पशुपालन से जुड़ी एक बड़ी घोषणा के बारे में, जो गौशालाओं और पशुओं के चारे से जुड़ी है। अब मिलेगा 2 गुना चारे का पैसा। मध्य प्रदेश सरकार ने गौशालाओं में रह रहे पशुओं के चारे के लिए मिलने वाली सहायता राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन कर दिया है। यह फैसला पशुओं के बेहतर पोषण और देखभाल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। क्या है योजना में नया बदलाव? इस योजना का नाम अब मुख्यमंत्री गौसेवा योजना कर दिया गया है, जो पहले मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड योजना के नाम से जानी जाती थी। नाम में बदलाव के साथ अब योजना को और सरल और प्रभावी बनाया गया है। क्यों है यह फैसला अहम? गौशालाओं को अधिक राशि मिलने से पशुओं को भरपूर और पोषणयुक्त चारा मिलेगा। इससे पशुओं की सेहत सुधरेगी और दुग्ध उत्पादन में भी इजाफा हो सकता है। गौशाला संचालकों के लिए सुझाव: योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन अपडेट रखें। चारे की गुणवत्ता पर ध्यान दें और पोषक तत्वों से भरपूर आहार दें। समय समय पर पशु चिकित्सकों की सलाह लेते रहें। तो किसान मित्रों, यह योजना पशुधन को स्वस्थ रखने और गौशालाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। कृषि कार्य के दौरान किसानों को बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें उनका काफ़ी लागत चला जाता है और जाहिर है इससे मुनाफा भी कम हो जाता है। लेकिन सरकार द्वारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए सिंचाई की जा सकती है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना इस दिशा में किस तरह की पहल कर रही है और किसान इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, आइए जानते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट
https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है उससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और सुझाव आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।